अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के लेक्चर में हम हीम डिग्रेडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हीम सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट स्टेप्स देखे थे और साथ में पोरफायरियाज को डिस्कस किया था। तो आज हम हीम डिग्रेडेशन के डिफरेंट स्टेप्स की बात करेंगे। सर्कुलेशन में 120 डेज रहने के बाद आरबीसीज हमारे पास आरबीसीज की डिग्रेडेशन होती है। ये डिग्रेडेशन बेसिकली हमारे पास लीवर और स्प्लीन के रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम या फिर मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम में ये डिग्रेडेशन होती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास हीमोग्लोबिन से हीम और ग्लोबिन आएंगे। तो बेसिकली ये हीम जिसकी डिग्रेडेशन होनी जा रही है, ये 85% हमारे पास सीनेसेंट आरबीसीज लाइक ओल्ड आरबीसीज से आ रही होती है, जिन्होंने डिग्रेड होना होता है। और 85% के अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग हीम है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन के अलावा जो डिफरेंट प्रोटीन्स है, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, उनकी डिग्रेडेशन से आएगी। अब जो ग्लोबिन पार्ट है ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हमारे पास दोबारा से यूटिलाइज हो जाएंगे। अब हमने हीम की डिग्रेडेशन देखनी है। तो बेसिकली हीम हमारे पास यहाँ पे एक मैक्रोफेज में प्रेजेंट है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बेसिकली फैगोसाइटिक सेल्स का लाइक एक सिस्टम होता है, तो अभी मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट है हमारे पास ये हीम। तो सबसे पहले स्टेप में हीम की डिग्रेडेशन में हमारे पास क्या होने वाला है कि हमारे पास एक एंजाइम है दैट इज़ हीम ऑक्सीजनेज। इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन और निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट की प्रेजेंस में हमारे पास ये हीम बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीम हमारे पास बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिलीवर्डिन बेसिकली एक ग्रीन पिगमेंट है। हमारे पास NADP+ रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आयरन और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। हम जानते हैं हीम हमारे पास पोरफायरिन रिंग थी जो हमारे पास क्लोज थी, तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप में ये हमारे पास लीनियर हो जाएगी और ये हमारे पास बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज़ ए ग्रीन पिगमेंट। और ये सब हमारे पास इस एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में हो रहा है और निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो जब वो हमारे पास लीनियर में आएगी तो आयरन वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बिलीवर्डिन एक और एंजाइम की मौजूदगी में दैट इज़ बिलीवर्डिन रिडक्टेज, उसकी मौजूदगी में हमारे पास बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगी और बिलीरुबिन हमारे पास एक रेड ऑरेंज पिगमेंट है। तो ये दो स्टेप्स हमारे पास, जिसमें हमारे पास हीम पहले बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हुई और उसके बाद फिर बिलीरुबिन में कन्वर्ट हुई। तो अगर ये बिलीरुबिन अभी तक यहाँ पे इसके साथ कुछ अटैच नहीं है तो हम इसको अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बोल रहे होते हैं। ये बिलीरुबिन हमारे पास प्लाज्मा में, ब्लड में स्लाइटली सोलेबल होती है। तो अब अगर मैक्रोफेज के बाद इसने जब ब्लड में आना है, हमारे पास प्लाज्मा में आना है, तो ये हमारे पास प्लाज्मा में स्लाइटली सोलेबल होती है। तो ये अल्बुमिन के साथ अटैच होती है। अल्बुमिन हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके साथ अटैच होती है। बिलीरुबिन और एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये दोनों आपस में नॉन कोवेलेंटली अटैच होते हैं। तो ये बेसिकली कैरियर होता है जो इसको ब्लड में मूव करवाता है, इसको मूव करवाता है ब्लड में बिलीरुबिन को। तो हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लड में बिलीरुबिन आ गई है, बिलीरुबिन की फॉर्मेशन हुई है। अभी एल्बुमिन के साथ नॉन कोवेलेंटली अटैच हो चुकी है। नेक्स्ट इसकी डेस्टिनेशन, इसने बेसिकली लिवर में जाना है, हमारे पास हेपेटोसाइट्स में जाना है, लिवर सेल्स में। तो जब ये लिवर की तरफ आएगी, लिवर के पास आके ये एल्बुमिन से डिसोसिएट हो जाएगी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए ये हमारे पास हेपेटोसाइट्स में इंटर करेगी। तो बेसिकली हमारे पास ये लिवर सेल्स में आ गई है, ये बिलीरुबिन हमारे पास यहाँ पे आ गई है। लिवर में आने से पहले ये बिलीरुबिन हमारे पास अनकंजुगेटेड थी, लेकिन अब लिवर में आने के बाद इसकी कंजुगेशन होनी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको हमने याद रखना है, बिलीरुबिन UDP ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज, बिलीरुबिन UGT भी बोलेंगे हम इसे। तो ये एंजाइम हमारे पास लिवर सेल्स में प्रेजेंट UDP ग्लूकुरोनिक एसिड, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये UDP ग्लूकुरोनिक एसिड का रिएक्शन होगा और हमारे पास बिलीरुबिन को बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हमारे पास 2 ग्लूकुरोनिक एसिड यूज़ होंगे तो हमारे पास यहाँ पे डाइग्लूकुरोनाइड आ जाएगा। बिलीरुबिन के साथ 2 ग्लूकुरोनिक एसिड हमारे पास UDP ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में अटैच होंगे और ये हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन बन जाएगी। तो लिवर से पहले हमारे पास अनकंजुगेटेड थी और अब UTP ग्लूकुरोनिक एसिड के अटैच होने के बाद ही हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप, इस कंजुगेटेड बिलीरुबिन ने हमारे पास बाइल में इसकी सिक्रेशन होनी है। तो ये बिलीरुबिन हमारे पास, कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास बाइल में सिक्रेट हो जाएगा। ये स्टेप बेसिकली हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप होता है और यहाँ से बाइल में जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन बाइल में इसकी सिक्रेशन होती है।
जब बाइल में हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन आ जाएगी तो इस कंजुगेटेड बिलीरुबिन, यहाँ पे हमने एक वर्ड याद रखना है, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि बिलीरुबिन, कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसकी सिक्रीशन होगी, एक्सक्रीशन नहीं होगी। तो ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन का नेक्स्ट हमारे पास इसने इंटेस्टाइन में जाना है, तो उसके बाद ये हमारे पास इंटेस्टाइन में जाएगी और इंटेस्टाइन में गेट बैक्टीरिया इसको हाइड्रोलाइज या रिड्यूस करेंगे और ये हमारे पास यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास लिवर के बाद इसने बाइल में गई, सिक्रीशन हुई इसकी, नॉट एक्सक्रीशन, उसके बाद ये हमारे पास इंटेस्टाइन में जाएगी और इंटेस्टाइन में ये हमारे पास यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब हमारे पास ये यूरोबिलिनोजन इंटेस्टाइन में आ चुकी है, उसके बाद इसकी 3 फेट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जब ये यूरोबिलिनोजन हमारे पास इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और इसको स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टर्कोबिलिन बेसिकली फीसिस को कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर दे रहा होता है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में इसके साथ क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। नेक्स्ट, इस यूरोबिलिनोजन के साथ और क्या हो सकता है कि कुछ यूरोबिलिनोजन हमारे पास गट से पोर्टल ब्लड में जाएगी। हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन या फिर हमारे पास जो हमारा गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है वो और लीवर का आपस में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, दैट इज़ पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए उनका आपस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो हमारे पास ये जो यूरोबिलिनोजन है ये हमारे पास इंटेस्टाइन से पोर्टल ब्लड में चली जाएगी, नेक्स्ट सिस्टेमिक ब्लड में नहीं जाएगी, पोर्टल में जाएगी और वहाँ से ये वापस लीवर में जाएगी और लीवर से अगेन ये हमारे पास बाइल और इंटेस्टाइन में इस तरह से आएगी। तो ये हमारे पास इंटीरो गट एंड हेपेटिक साइकिल हमारे पास बन जाएगा, यूरोबिलिनोजन साइकिल बन जाएगा कि पहले ये हमारे पास पोर्टल ब्लड में जाएगी और उसके बाद ये हमारे पास वापस लीवर में जाएगी और इसी तरह से दोबारा वापस यहाँ पे आएगी। तो ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगा। जब ये हमारे पास पोर्टल ब्लड में जाती है तो हमारे पास कुछ यूरोबिलिनोजन हमारे पास यहाँ से एस्केप करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, हमारे पास ब्लड में चली जाती है। तो जब हमारे पास ब्लड में चली जाती है यूरोबिलिनोजन तो बेसिकली हमारे पास ब्लड से किडनी में उसकी फिल्टरेशन होती है। एक हमने पढ़ा स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हुई, एक हमने बोला कि हमारे पास पोर्टल ब्लड में गई और वापस इंटीरोहेपेटिक यूरोबिलिनोजन साइकिल में चली गई। और नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ से एस्केप हुई हमारे पास वो ब्लड से किडनी में जाएगी। किडनी में बेसिकली हमारे पास फिल्ट्रेशन होगी इसकी ब्लड से किडनी में, ये हमारे पास एक येलो यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाएगी और वो बेसिकली यूरिन को हमारे पास उसका कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर देगा। तो बेसिकली 3 हमारे पास यूरोबिलिनोजन के 3 काम थे, 3 जगहों पर ये गई। एक तो हमारे पास ऑक्सीडाइज हुई बैक्टीरिया से, दूसरा हमारे पास इंटीरोहेपेटिक साइकिल में गई और नेक्स्ट ये हमारे पास किडनीज में गई जहाँ से हमारे पास यूरिन में इसने कलर दिया। बिलीरुबिन की डिग्रेडेशन के स्टेप्स पढ़ने के बाद अब हम हाइपर बिलीरुबिनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डिसऑर्डर है बिलीरुबिन का ब्लड में ज़्यादा हो जाना। हाइपर मीन ज़्यादा, बिलीरुबिनीमिया ब्लड में यानी ब्लड में बिलीरुबिन का ज़्यादा हो जाना। तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक हमारे पास इनहेरिटेड या कंजेनिटल और एक हमारे पास एक्वायर्ड टाइप ऑफ बिलीरुबिनीमिया, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो अब बेसिकली हम इनको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंजेनिटल में कौन से हाइपर बिलीरुबिनीमिया आते हैं और हमारे पास एक्वायर्ड में कौन से आते हैं। तो अगर हम कंजेनिटल की बात करें, देखिए हमारे पास बिलीरुबिन 2 तरह के, एक कंजुगेटेड बिलीरुबिन और एक अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। तो अगर हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ब्लड में तो हम इसको कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया बोलेंगे, और अगर हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन या अक्यूमुलेशन ब्लड में ज़्यादा होगी तो हम उसको अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया बोलेंगे। तो फर्स्ट हमने इनकी क्लासिफिकेशन की इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। अब इनहेरिटेड में भी हमारे पास कंजुगेटेड टाइप भी हो सकती है और अनकंजुगेटेड भी, इसी तरह से एक्वायर्ड में भी हमारे पास अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड हो सकती है। तो अगर हम इनहेरिटेड की बात करें तो इनहेरिटेड में हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिनीमिया भी हो सकता है, कंजेनिटली हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो रहा हो या फिर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो रहा हो। तो हमारे पास 2 सिंड्रोम्स है, एक है क्रिगलर-नजार्ड सिंड्रोम और एक हमारे पास है गिलबर्ट सिंड्रोम, जो कि बेसिकली इन दोनों सिंड्रोम्स में हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगी। और 2 सिंड्रोम्स है हमारे पास ड्यूबिन जॉनसन और एक रॉटर सिंड्रोम, इनमें हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली ये 4 हमारे पास वो सिंड्रोम्स हैं जिनमें हमारे पास इनहेरिटेड या कंजेनिटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया वाले, हम इनको इस तरह भी बोल सकते हैं कि अगर हम कोई पूछे कि इनहेरिटेड और कंजेनिटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया की कॉजेज़ क्या हैं तो ये 4 सिंड्रोम्स हमारे पास इसकी कॉजेज़ में आएंगे। इन 4 सिंड्रोम्स की वजह से हमारे पास जो हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगी दैट विल बी इनहेरिटेड और कंजेनिटल, और ये हमारे पास कंजुगेटेड भी हो सकती है और अनकंजुगेटेड भी हो सकती है।
अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो एक है हमारे पास नियोनेटल, लाइक हमारे पास न्यूली बॉर्न में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। एक हमारे पास हीमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, इनके हमारे पास ये बाकी नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जॉन्डिस की 3 टाइप हैं जो कि एक्वायर्ड हाइपर बिलीरुबिनीमिया में आती हैं। बेसिकली बिलीरुबिनीमिया में हमारे पास बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ही ज़्यादा हो रही होती है, तो जॉन्डिस में भी यही होगा हमारे पास। तो ये एक्वायर्ड है, जिनमें हमारे पास अनकंजुगेटेड हम डिस्कस करेंगे और इसी तरह से कंजुगेटेड डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कंजुगेटेड बिलीरुबिनीमिया की बात करें तो हमारे पास किस वजह से होती है? कंजुगेटेड तब हमारे पास अकुमुलेट होगा जब लिवर में हमारे पास बिलीरुबिन की कंजुगेशन हो चुकी है। अब कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास बन चुके हैं और अगर उसकी ब्लड में अकुमुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाए तो हम इसको कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया बोलेंगे। तो अगर हमारे पास लीवर में कंजुगेटेड बिलीरुबिन बन गया लेकिन वो आगे बाइल में नहीं जा पा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है बाइलरी ट्री की, कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्टोन्स है, हेड ऑफ पेनक्रियाज में कैंसर या फिर कोई लिवर डिजीज़ हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास जो बिलीरुबिन कंजुगेटेड हो चुका है लेकिन वो बाइल में नहीं जा पा रहा, तो जब वो बाइल में नहीं जाएगा तो हमारे पास ब्लड में वापस आना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में ज़्यादा होने लग जाएगा। तो ये हमारे पास रीज़न होगा कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया का। और अनकंजुगेटेड में बेसिकली अगर हमारे पास बहुत हीमोलाइसिस हो रही हो, लाइक हीमोलिटिक एनीमिया हो, किसी को हीमोलाइसिस हो रही हो, तो हमारे पास बहुत सारा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा होगा कि लीवर उस सब को कंजुगेट नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लग जाएगी। या फिर हमारे पास जो एंजाइम हमने पढ़ा जो बेसिकली कंजुगेशन करवा रहा था, यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, वो उसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ब्लड में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास कॉज होगा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का। जैसा कि हमने पढ़ा कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है, हमारे पास प्लाज्मा में उस तरह से सोलेबल नहीं होता, तो अपनी हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है और वहाँ पे हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन काज करता है और इसको बेसिकली हम कर्निक ट्रेस बोल रहे होते हैं। तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मल जो ब्लड में बिलीरुबिन होती है, डायरेक्ट या कंजुगेटेड बिलीरुबिन की बात करें, कंजुगेटेड को हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं, वो हमारे पास 0.1 से लेकर 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इनडायरेक्ट या अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की बात करें तो ये 0.2 से लेकर 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया में बेसिकली ये हमारे पास 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से एक्सीड कर जाती है। कॉजेज़ क्या हो सकती है हाइपर बिलीरुबिनीमिया की? कि हमारे पास ज़्यादा बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो रही हो, जितनी लीवर एक्सक्रीट करता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो, या फिर जितनी नॉर्मल लीवर कंजुगेट करता है बेसिकली लीवर उसको ना कंजुगेट कर पा रहा हो, उसको एक्सक्रीट ना कर पा रहा हो, तो हमारे पास पहला रीज़न ये है कि ज़्यादा हमारे पास बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो रही है, या फिर अगर नॉर्मल भी प्रोड्यूस हो रही है तो लीवर उसको एक्सक्रीट ना कर पा रहा हो। तो ये दोनों रीज़न होती हैं हमारे पास हाइपर बिलीरुबिनीमिया की। अगर हमारे पास लीवर में कोई डैमेज ना हो तो इसके अलावा हमारे पास क्या रीज़न हो सकता है? तो हमने भी डिस्कस किया कि हमारे पास बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। जब बिलीरुबिन हमारे पास 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से एक्सीड कर जाती है, लाइक 2 से लेकर 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच जाती है, तो हमारे पास टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ करने लग जाती है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ हमारे पास येलो हो जाते हैं और ये कंडीशन बेसिकली हमारे पास जॉन्डिस कहलाती है। तो जॉन्डिस में बेसिकली हमारे पास बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन 2 से 2.5 मिलीग्राम डेसीलीटर तक चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास स्किन, नेल बेड, स्क्लेरा का येलो कलर हो जाता है। एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जॉन्डिस इज़ बेसिकली नॉट अ डिजीज़, ये हमारे पास एक डिजीज़ नहीं है, ये हमारे पास इस हाइपर बिलीरुबिनीमिया का एक सिम्टम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम याद रखेंगे कि बिलीरुबिन हमारे पास जॉन्डिस हमारे पास एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये इस डिसऑर्डर का एक सिम्टम है हमारे पास। तो अब हम डिफरेंट कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्जेनिटल और अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास कॉन्जेनिटल भी हो और उनमें अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने उनकी एग्जांपल्स उनकी हमने पढ़ी आगे, जो कि हमारे पास सबसे फर्स्ट है गिलबर्ट सिंड्रोम। तो गिलबर्ट सिंड्रोम में हमारे पास एक जीन का डिफेक्ट होता है, दैट जीन इज़ यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज 1A1। ये हमारे पास एक जीन है, जब इसमें डिफेक्ट होगा तो हमारे पास जो एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी।
जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम जानते हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या करवा रहा था, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर रहा था। तो जब ये हमारे पास नहीं होगा तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास नहीं उस तरह से बन पाएगी, तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको हम अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया बोलेंगे। तो ये कौन से सिंड्रोम में हो रहा है, गिलबर्ट सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिगलर नजार सिंड्रोम। ये हमारे पास दो टाइप का होता है, क्रिगलर नजार टाइप 1 एंड क्रिगलर नजार टाइप 2। अब इसमें हमारे पास क्या होने वाला है, इनमें एक थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है जिसको हम देखेंगे कि टाइप 1 में हमारे पास ये जो एंजाइम है यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, ये हमारे पास कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। जब ये हमारे पास कम्प्लीटली एब्सेंट होगा तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, तो ब्लड में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और टाइप 2 में हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट था, जबकि टाइप 2 में डेफिशिएंसी हो जाती है। लाइक हमारे पास कुछ अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा, लेकिन सबका सब नहीं होगा, तो अभी हमारे पास बॉडी में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये 20 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होगी अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, लाइक कुछ तो हमारे पास कन्वर्ट हो रही है कंजुगेटेड में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये 20 मिलीग्राम से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी। तो जब हमारे पास 20 मिलीग्राम से एक्सीड कर जाएगी, हम जानते हैं कि ब्लड में इसने अल्बुमिन के साथ अटैच होना है, तो जब ये 20 मिलीग्राम से एक्सीड कर जाती है तो उसके बाद बिलीरुबिन भी इसको अटैच नहीं कर पाता, उसके बाद बिलीरुबिन की भी कैपेसिटी नहीं होती, तो ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। ये न्यूरोटॉक्सिक होती है, हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन काज करती है, जिसको हमने कर्निकट्रस बोला था। अगर हम क्रिगलर नजार टाइप 2 की बात करें तो उसमें इसने अभी 20 मिलीग्राम से एक्सीड नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कर्निकट्रस नहीं होगा, तो ये एक डिफरेंस हम याद रखेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं, हम टाइप 2 में लार्ज डोजेस देते हैं, हमारे पास एक ड्रग है फिनोबार्बिटाल, जबकि हमारे पास टाइप 2 में फिनोबार्बिटाल का कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होता। हमें यहाँ पे फोटोथेरेपी लाइक ट्रीटमेंट, हमें स्पेसिफिक लाइट्स की प्रेजेंस में ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको हम फोटोथेरेपी बोलते हैं। एक और कंजेनिटल अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास टॉक्सिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया है। हमारे पास कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो कि लीवर का डिसफंक्शन करा देते हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर लीवर सिरोसिस, जिसके रिजल्ट में हेपेटिक पेरेन्काइमल सेल हमारे पास डैमेज हो जाते हैं और बिलीरुबिन की सही से कंजुगेशन नहीं हो पाती। एक हेपेटिक सेल में हमारे पास कोई ख़राबी है जिसकी वजह से बिलीरुबिन की सही से कंजुगेशन नहीं हो पाती, तो हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। ये टॉक्सिन्स की वजह से होती है, इसलिए हम इसको टॉक्सिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नियोनेटल फिजियोलॉजिक जॉन्डिस। इसमें भी बेसिकली हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन ये हमारे पास एक्वायर्ड टाइप है। पीछे जो 3 हमने डिस्कस किए वो हमारे पास कंजेनिटल टाइप थे, ये हमारे पास एक्वायर्ड टाइप में इसकी हमने क्लासिफिकेशन की थी, लाइक हमारे पास एक्वायर्ड टाइप ऑफ हाइपर बिलीरुबिनीमिया है। तो बेसिकली हमारे पास न्यू बोन्स जो होते हैं उनका जो फर्स्ट पोस्टनेटल वीक होता है उस वक्त उनकी बॉडी में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन राइज कर जाता है, तो इसको हम ट्रांजिएंट फिजियोलॉजिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। इसका रीज़न हमारे पास ये होता है कि स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट में बच्चों में यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है और ये 4 वीक्स में अडल्ट लेवल तक पहुंच जाती है। तो जब हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होने लग जाएगा, ये 20 से 25 मिलीग्राम तक चला जाएगा। तो जब ये इतनी कंसंट्रेशन हो जाएगी तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि एल्बुमिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बिलीरुबिन हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो ये हमारे पास कर्निकट्रस या फिर इसका दूसरा नाम है हाइपर बिलीरुबिनिज्म इंसेफेलोपैथी हमारे पास कॉज करेगा ये, तो जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। तो यही वही है, इसमें वही सब कुछ है कि हमारे पास बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे पास कर्निकट्रस कॉज करेगा। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, फोटोथेरेपी, लाइक हमारे पास ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट की प्रेजेंस में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इस ट्रीटमेंट की वजह से ये बिलीरुबिन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि वाटर सोलेबल या फिर प्लाज्मा में सोलेबल नहीं है, तो ये हमारे पास प्लाज्मा में सोलेबल हो जाएगी, इस ट्रीटमेंट के बाद वाटर सोलेबल बन जाएगी और इस तरह से ये फोटोआइसोमर हमारे पास बाइल से कंजुगेशन के बगैर भी एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास नियोनेटल फिजियोलॉजिक जॉन्डिस है, जो कि हमारे पास एक्वायर्ड टाइप ऑफ अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया है। अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया को डिस्कस करने के बाद अब हम कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया को डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले हम इनहेरिटेड डिस्कस करेंगे। तो इनहेरिटेड में हमारे पास सबसे पहले
ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम आएगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया क्यों होता है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास बिलीरुबिन की कंजुगेशन सही हो रही है, लीवर में हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कंजुगेशन हमारे पास सही हो रही है, लेकिन हमारे पास ब्लॉकेज हो गई है कॉमन बाइल डक्ट की, गॉल स्टोन्स की वजह से, हेड ऑफ पेनक्रियास की वजह से, जिसकी वजह से ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास आगे बाइल में सिक्रीट नहीं हो पा रहा। तो ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन जब एक्सक्रीट नहीं होगा हमारे पास, तो ये वापस हेपेटिक वेन में रिगर्जिटेट करेगा और हमारे पास ब्लड में वापस अपेयर हो जाएगा, लाइक कि हमारे पास वापस ब्लड में चला जाएगा और ये हमारे पास ब्लड से किडनी में जाएगा, तो फिल्टर होगा और हमारे पास यूरिन में भी चला जाएगा। तो इस तरह से ये सब होगा हमारे पास कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया में। लेकिन जब ये हमारे पास बाइल में नहीं जाएगा, बाइल से इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, तो हमारे पास ये स्टूल में भी नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसे पर्सन का स्टूल हमारे पास पेल कलर का होगा। ये कोई यूरोबिलिनोजन नहीं बनेगा जो कि कलर दे रहा था, सॉरी स्टर्कोबिलिन, तो इसलिए हमारे पास स्टूल का कलर पेल कलर रहेगा। तो इसमें हमारे पास है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली कंजुगेटेड बिलीरुबिन को लीवर से बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बाइल में लाने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन होती है, दैट इज़ MRP2 प्रोटीन। इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और इसी वजह से हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन की सिक्रीशन नहीं हो पाती। कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास ब्लड में रिगर्जिटेट कर जाता है और इस तरह से बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास लिवर भी ब्लैक हो जाता है ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ द पिगमेंट इन द लिवर। तो बेसिकली कंजुगेटेड बिलीरुबिन का लिवर में रहना और लिवर के बाद बाइल में चले जाना, तब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो बाइल में नहीं जा पा रहा, उसके बाद वो रिगर्जिटेट करेगा ब्लड में, और हाइपर बिलीरुबिनीमिया में बेसिकली हम इसकी ब्लड में ही अक्यूमुलेशन को डिस्कस करें। जब ब्लड में अक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी तब हमारे पास हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा। अब हम जॉन्डिस की 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली हमारे पास एक्वायर्ड हाइपर बिलीरुबिनीमिया में आती हैं, जो कि हमने जो लास्ट में पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसमें जो हमने एक्वायर्ड में लिखा था प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक और हेपेटिक, ये तीनों हमारे पास जॉन्डिस की टाइप है और ये हमारे पास एक्वायर्ड टाइप ऑफ हाइपर बिलीरुबिनीमिया में आती हैं। इनमें कुछ हमारे पास कंजुगेटेड होंगी और कुछ अनकंजुगेटेड, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्री हेपेटिक या फिर हीमोलिटिक जॉन्डिस की बात करेंगे। तो प्री हेपेटिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास लीवर में आने से पहले ही कोई प्रॉब्लम है, तो बेसिकली वो कंजुगेटेड हुई ही नहीं है, तो ये हमारे पास अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया में आएगा। तो नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द बिलीरुबिन हमारे पास 300 मिलीग्राम पर डे, नॉर्मल इतनी प्रोडक्शन हो रही होती है बिलीरुबिन की। लेकिन लीवर जो है वो हमारे पास 3000 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा बिलीरुबिन को एक दिन में कंजुगेट कर पाता है। लाइक लीवर की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है बिलीरुबिन को कंजुगेट करने की। तो अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए हीम डिग्रेडेशन, तो हमारे पास कंजुगेशन हो जाती है और जो सिक्रीशन होती है वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन की ही होती है। तो फिर हमारे पास ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन किस तरह से आता है कि अगर हमारे पास एक्सटेंसिव हीमोलिसिस हो या फिर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटेरी सिफिरोसाइटोसिस, पायरुवेट काइनेज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, तो इन केसेस में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग जाती है। हमारे पास हीम की एक्सेसिव ब्रेकडाउन से हमारे पास इतना ज़्यादा बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है कि जो लीवर की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी थी उसके बावजूद भी वो उसको कंजुगेट नहीं कर पाता, उससे भी ज़्यादा बिलीरुबिन बन रहा होता है। तो तब अनकंजुगेटेड लेवल हमारे पास ब्लड में एलिवेट हो जाते हैं और ये हमारे पास अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया होता है। तो हमारे पास लिवर की अच्छी खासी कैपेसिटी है बिलीरुबिन को कंजुगेट करने में, लेकिन प्री हेपेटिक जॉन्डिस में हमारे पास इतना ज़्यादा बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है कि लिवर की कंजुगेशन करने वाली कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास अनकंजुगेटेड लेवल ज़्यादा हो जाएंगे और अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया में आएगा प्री हेपेटिक जॉन्डिस हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको हम सिनेरियोज के लिए याद रखेंगे, लाइक हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अगर हम सीरम में यानी ब्लड में बात करें तो हमारे पास टोटल बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कोई भी हमारे पास बिलीरुबिन बढ़ेगा, वो अनकंजुगेटेड हो या कंजुगेटेड, तो टोटल तो हमारे पास इंक्रीज़ होगा। दूसरा अनकंजुगेटेड, हमने देखा यस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा है ब्लड में, लेकिन कंजुगेटेड हमारे पास नॉर्मल लेगा। नॉर्मल लाइक हमारे पास नॉर्मल रेंज की जो हायर साइड होगी, लाइक नॉर्मल हमारे पास एक रेंज होती है, लेकिन जो उसकी हायर साइड होगी उतना हमारे पास कंजुगेटेड हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली कंजुगेशन भी ज़्यादा हो रही है। उसके बाद जब कंजुगेशन नहीं हो पा रही तो वो अनकंजुगेटेड हमारे पास अकोमुलेट हो रहा है। अब अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन में हमारे पास यूरोबिलिनोजिन इंक्रीज़ कर जाएगा। हमारे पास यूरोबिलिनोजिन क्यों इंक्रीज़ करेगा, हमने डिस्कस किया कि कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास इंटेस्टाइन में आती है और इंटेस्टाइन में आके वो हमारे पास कन्वर्ट होती है यूरोबिलिनोजिन में। तो जब हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी ज़्यादा आ रही है, बाइल में ज़्यादा आ रही है, ब्लड में नहीं जा रही, वो हमारे पास सारी बाइल में आ रही है, बाइल में आने के बाद इंटेस्टाइन में आ रही है और इंटेस्टाइन में जब वो आएगी तो वो ज़्यादा यूरोबिलिनोजिन प्रोड्यूस करेगी। अब यूरोबिलिनोजिन की हमने 3 फेट पढ़ी। एक हमारे पास
इसने जाना था इंटीरो हेपेटिक में, लाइक हमारे पास वापस इसने पोर्टल सर्कुलेशन में जाना था और वहाँ से वापस इसने लीवर में जाना था। जब ये हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन में जा रही थी तो वहाँ से हमारे पास ब्लड में जा रही थी और ब्लड से हमारे पास ये किडनी में फ़िल्टर हो रही थी, किडनी में हमारे पास ये यूरोबिलिन में कन्वर्ट होके यूरिन में आ रही थी। ये हमने सारे स्टेप्स पढ़े। तो जब हमारे पास ज़्यादा यूरोबिलिनोजन यहाँ पे बनी, क्योंकि कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है, तो ज़्यादा यूरोबिलिनोजन हमारे पास यहाँ से एस्केप करेगा, तो हमारे पास यूरिन में यूरोबिलिनोजन या फिर यूरोबिलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम बाइल पिगमेंट की बात करें, बाइल पिगमेंट जब हम डिस्कस करते हैं, इसका मतलब या तो हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की बात करें, तो हमारे पास बेसिकली यूरिन में कोई बाइल पिगमेंट नहीं आएगा हमारे पास। हम जानते हैं कि ब्लड में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमें कभी भी यूरिन में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे पास वाटर सोल्यूबल नहीं होता और वो हमारे पास अल्बुमिन के साथ अटैच होता है, तो हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि किडनी से फिल्टर नहीं हो पाता। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारे पास ब्लड में ज़्यादा हो भी तो वो हमारे पास यूरिन में नहीं आएगा, तो बाइल पिगमेंट्स नहीं होंगे हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम फीसिस की बात करें तो हमारे पास स्टर्कोबिलिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन, उसके बाद इंटेस्टाइन में यूरोबिलिनोजन से ही स्टर्कोबिलिन ने बना था, तो फीसिस में हमारे पास स्टर्कोबिलिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज की हायर साइड पे होगी। ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारे पास ज़्यादा बना है, लेकिन ये नॉर्मल रेंज की हायर साइड पे, तो यूरोबिलिनोजन का भी वही सीन है और स्टर्कोबिलिन का भी हमारे पास वही सीन है। बाइल पिगमेंट हमारे पास नहीं आएंगे, चाहे ब्लड में हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट हो। जो चीज़ हमारे पास ब्लड में प्रेजेंट होगी, अगर वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हो या कंजुगेटेड, तो उसी ने बेसिकली किडनीज़ में जाना होता है, वहाँ से फिल्टर होना होता है, तो अनकंजुगेटेड नहीं फिल्टर हो पाती, वो नहीं आएगी, और कंजुगेटेड बेसिकली हमारे पास फिल्टर हो जाती है, तो वो किडनी से हमारे पास यूरिन में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तो अब यहाँ पे हेपेटिक से पता चल रहा है कि हमारे पास लीवर में ही कोई मसला है। जब हम इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमने इसको कंजुगेटेड बिलिरुबिन वाले में भी डाला था और अनकंजुगेटेड में भी, तो वो किस तरह से हम देखेंगे। इसमें बेसिकली हमारे पास लीवर सेल में कोई डैमेज होता है, जैसा कि सिरोसिस, हेपेटाइटिस वगैरह, तो उसकी वजह से लीवर हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है उसको अपटेक नहीं कर पा रहा होता है, उसको सही तरह से ले नहीं रहा होता। तो जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के हमारे पास सही से अपटेक हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा। अब उसने अपटेक तो करना है लेकिन ज़्यादा नहीं करना, तो जो उसने अपटेक करना है उसकी कंजुगेशन होगी हमारे पास, लेकिन आगे हमारे पास लीवर सेल डैमेज है, तो हमारे पास वो उसको आगे सिक्रीट नहीं कर पा रहे। उसकी कंजुगेशन अगर कर पा रहे हैं तो उसको आगे सिक्रीट नहीं कर पा रहे बाइल में, तो जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन हमारे पास कंजुगेट भी होगा स्मॉल अमाउंट में, वो हमारे पास वापस ब्लड में चला जाएगा, रिफ्लेक्स बैक इनटू द ब्लड। लाइक हमारे पास बाइल में आना प्रॉब्लम नहीं है, वापस ब्लड में जाना प्रॉब्लम है। तो जब हमारे पास ब्लड में चला जाएगा तो ये बेसिकली रिगर्जिटेशन, और इसकी वजह से हमारे पास कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया भी हो जाएगा। लीवर सही से अपटेक नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से अनकंजुगेटेड होगा, लेकिन जिसकी कंजुगेशन होगी वो भी आगे सिक्रेट नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से वो ब्लड में चला जाएगा, तो ब्लड में कंजुगेटेड की भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हेपेटिक हमारे पास अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड दोनों तरह का हाइपर बिलिरुबिनीमिया कॉज करता है। अब जिसकी हमारे पास कंजुगेशन हो जाती है वो हमारे पास इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन उसी तरह स्मॉल अमाउंट में जाएगा, सारा का सारा नहीं जा पाएगा, बाकी ब्लड में वापस चला जाएगा। जिस तरह से कंजुगेशन नहीं हो पा रही थी लेकिन कुछ कंजुगेशन हो रही थी, इसी तरह से सारा का सारा बाइल में नहीं जाएगा लेकिन कुछ जा पाएगा, तो जो जाएगा वो हमारे पास इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाके यूरोबिलिनोजन में हमारे पास कन्वर्ट होगा। तो जब ये हमारे पास यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हमारे पास यूरोबिलिनोजन का नेक्स्ट क्या होता था कि उसने हमारे पास इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाना था। तो जब हमारे पास लीवर डैमेज है तो वो सर्कुलेशन भी हमारे पास डैमेज होगी, तो उस सर्कुलेशन के डैमेज होने की वजह से बेसिकली इंटेस्टाइन से हमारे पास यूरोबिलिनोजन ने उस सर्कुलेशन में जाना था और वहाँ से कुछ थोड़ा सा हमारे पास एस्केप करता था और वो ब्लड में चला जाता था। तो यहाँ पे ज़्यादा इंटर होगा ब्लड में, क्योंकि हमारे पास इंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन डैमेज हुई है, तो यूरोबिलिनोजन यहाँ पे ज़्यादा एस्केप करेगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से हमारे पास कहाँ जाना था, किडनीज में फिल्टर होना था, यूरिन में जाना था, और हमारे पास इसकी वजह से डार्कन यूरिन हमारे पास आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें कि बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, तो सीरम में हमारे पास टोटल बिलिरुबिन ज़्यादा होगी क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी ज़्यादा है और कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी ज़्यादा है। यूरिन में अगर हम बात करें तो बाइल पिगमेंट्स हमारे पास यूरिन में आएंगे। बाइल पिगमेंट हमारे पास कौन से आएंगे, हमने डिस्कस किया कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन
यूरिन में नहीं आती क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती, उसके साथ एल्बुमिन अटैच होता है जो कि उस किडनी से फिल्टर नहीं हो पाता। लेकिन अब ब्लड में हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी प्रेजेंट है जो कि वाटर सोल्यूबल होती है, और हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास यूरिन में ज़रूर नजर आती है। तो हमारे पास बाइल पिगमेंट्स, यस बाइल पिगमेंट्स यानी कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमें यूरिन में नजर आएगी। यूरोबिलिनोजन की बात करें तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा यूरोबिलिनोजन ब्लड में जाएगा जहाँ से किडनीज में जाएगा, तो यूरिन में हमारे पास यूरोबिलिनोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। स्टर्कोबिलिन की अगर बात करें हमारे पास होगा तो लेकिन डिक्रीज होगा, क्योंकि थोड़ा कंजुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ पे आया था, वो थोड़ा यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हुआ और थोड़ा हमारे पास स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास स्टर्कोबिलिन हमारे पास प्रेजेंट होगा लेकिन डिक्रीज होगा, इसलिए फीसिस का कलर हमारे पास पेल क्ले कलर होगा। लास्ट है हमारे पास पोस्ट हेपेटिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास ऐसा कोई मसला नहीं होता कि या तो बिलीरुबिन की ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है, ऐसा भी नहीं होता, ना तो कंजुगेशन में कोई मसला होता है, कंजुगेशन भी हमारे पास नॉर्मल होती है। लेकिन इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। इसका रीज़न हमारे पास वही हो सकते हैं, ट्यूमर होगा या फिर बाइल स्टोन होंगे बाइल डक्ट में, जिसकी वजह से कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगी, तो वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन वापस रिगर्जिटेट करेगी ब्लड में, तो ब्लड में जाने की वजह से कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास जीआई पेन, नौजिया भी होते हैं। अब जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास ब्लड में जाएगी, हम जानते हैं ब्लड में जाने के बाद उसने किडनीज से फिल्टर होना है और वो हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट होगी, तो हमारे पास यूरिन का कलर डार्कन होता जाएगा ओवर टाइम। अगर हम सीरम की बात करें तो टोटल बिलीरुबिन इंक्रीज होगी, अनकंजुगेटेड हमारे पास नॉर्मल रहेगी क्योंकि कंजुगेशन सही हो रही है, कंजुगेटेड लेवल हमारे पास एलिवेट कर जाएंगे क्योंकि हमारे पास ब्लड में रिगर्जिटेट कर रही है। यूरिन में बात करें तो बाइल पिगमेंट हमारे पास प्रेजेंट होंगे। बाइल पिगमेंट क्या है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास यूरिन में आ रहा है तो हमारे पास बाइल पिगमेंट है। यूरोबिलिनोजन की बात करें तो हमारे पास एब्सेंट है टोटली, क्योंकि हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन आगे इंटेस्टाइन में जा ही नहीं रही जो यूरोबिलिनोजन बने, हमारे पास वो बाइल में ही नहीं जा रही तो आगे इंटेस्टाइन में भी नहीं जा रही। तो इसी तरह अगर यूरोबिलिनोजन नहीं बनेगी तो हमारे पास स्टर्कोबिलिन भी हमारे पास एब्सेंट होगी, तो इस तरह से फीसिस में हमें स्टर्कोबिलिन भी नजर नहीं आएगी। ये जो लास्ट में मैं बता रही हूँ सीरम, यूरिन और फीसिस में हमारे पास सिनेरियोज में आ सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये सब था हमारे पास हीम डिग्रेडेशन और जॉन्डिस के बारे में। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो आप अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।